तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक समझ रहे थे। तो अगर हम किसी भी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज या किसी भी दुनिया में किसी भी लैंग्वेज को समझना है तो बेसिकली हम लोग को क्या समझना होता है। जैसा मैंने बताया था, ये 7 कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम लोग अगर सही से समझ जाए तो दुनिया का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वो कंपाइलर बेस्ड हो, इंटरप्रेटर बेस्ड हो, हम आसानी से सीख सकते हैं। तो कौन कौन सा वो बेसिक कंपोनेंट्स है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसको एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। अगर ये क्लियर है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर है। तो ये सबसे पहला, हमको जिस भी लैंग्वेज को सीखना है उस लैंग्वेज में डेफिनेटली लाइब्रेरी मिला होगा आपको। तो लाइब्रेरी आपको डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये जिस भी लैंग्वेज को सीखेंगे उस लैंग्वेज के यूज़र मैनुअल में देख सकते हैं, या फिर जो यूज़र मैनुअल का फाइल होता है या डेवलपमेंट नेटवर्क का जो फाइल होता है उस पर आपको मिल जाएगा कि लाइब्रेरी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मतलब एक डेवलपमेंट नेटवर्क में लाइब्रेरी किस तरह से आप तक पहुंचाया गया है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर तक पहुंचाया गया है। तो लाइब्रेरी, अभी तक अगर सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो सी लैंग्वेज में डॉट एच फाइल बोलते हैं, जिसको हेडर फाइल भी बोलते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या और भी डिफरेंट लैंग्वेज है तो उसमें नेम स्पेस के थ्रू ये सारा लाइब्रेरी यहाँ पे आपको मिलता है। तो नेम स्पेस में अगेन यहाँ पे नेम स्पेस का नाम मिलेगा। या फिर अगर आप जावा पढ़ रहे हैं तो जावा में पैकेज है, पैकेज के थ्रू लाइब्रेरी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो डेफिनेटली आप जिस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं उस लैंग्वेज में कौन सा लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को आपको समझना है। तो हम लोग यहाँ पे सी शार्प बेसिकली देख रहे हैं। तो सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो नेम स्पेस का है। ये सारा कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि लाइब्रेरी कहाँ मिलेगा हमको। लाइब्रेरी बेसिक यूटिलिटी है किसी भी लैंग्वेज से इंटरेक्ट करने के लिए। अगर हम किसी लैंग्वेज से इंटरेक्ट करना चाहते हैं ना, तो डेफिनेटली हमको उसके लाइब्रेरी के बारे में पता होना चाहिए। और कौन सा लाइब्रेरी डिफॉल्ट मेरे फाइल के साथ काम करेगा वो भी पता होना चाहिए। सी सी प्लस प्लस में डिफॉल्ट लाइब्रेरी नहीं होता है जब तक हम इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब लाइब्रेरी आपका एक ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूटेबल फाइल है या रीयूजेबल फाइल है जिसको कि अगर हम कंपाइलर से बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमको इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब उसको अपने फाइल के साथ मर्ज करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, जो तरीका आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर हम सीसर पढ़े तो नेम स्पेस। तो नेम स्पेस बेसिकली स्टार्ट होता है यहाँ पे। आप देखोगे तो जो सबसे ऊपर रूट नेम स्पेस है दैट इज सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम रूट नेम स्पेस मिलेगा। और हरारिकल नेम स्पेस का कंसेप्ट होता है, मतलब हरारिकल लाइब्रेरी है। रूट रूट लाइब्रेरी मिलेगा, फिर उसके अंदर सब उसका चाइल्ड मिलेगा, फिर उसके अंदर उसका चाइल्ड मिलेगा, मतलब हरारिकल है। तो मल्टी लेयर्ड लाइब्रेरी है। तो सबसे ऊपर जो लाइब्रेरी है उसका जो एक्सेस है वो सिस्टम के नाम से बनाया हुआ है। तो अगर हमको बेसिक कीवर्ड्स यूज करना है तो सेकेंड मेरा कंपोनेंट वही आएगा, दैट इज कीवर्ड्स। तो अगर हम लाइब्रेरी यूज करना सीख गए और हमको पता चल गया कि कौन सा बेसिक लाइब्रेरी है जिसको हम यूज करेंगे तो हम कंपाइलर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी है यहाँ पे। तो अगर हमको बेसिक लाइब्रेरी पता हो गया, तो बेसिक लाइब्रेरी पता करने के बाद अब मेरा दूसरा टास्क क्या होगा कि अब मुझे पता होना चाहिए कीवर्ड्स। कौन सा कीवर्ड्स है जिसको हमको यूज करेंगे तो मेरा कंपाइलर है या जो इंटरप्रेटर है वो समझ जाएगा। तो कीवर्ड में आपका डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ कीवर्ड्स मिलेगा। तो सी शार्प का भी अपना पूरा सेट ऑफ कीवर्ड्स है, जिसमें कि अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट टर्म वेरिएबल आता है। वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर हमको इसके बाद डाटा टाइप आएगा तो डाटा टाइप हमको कौन कौन सा ये लाइब्रेरी दे रखा है, मतलब ये लैंग्वेज में मिल रखा है
जिसके थ्रू हम किसी भी टाइप के डाटा को स्टोर कर सके। तो कीवर्ड्स में आपका डाटा टाइप्स का कीवर्ड सबसे पहले प्रिफर्ड होगा, आपको जानना पड़ेगा कि भाई हम आईएनटी लिखें इंटीजर के लिए या फिर इंटीजर पूरा लिखें। दोनों सब तरीके से ही हो सकता है, बट कौन सा मेरे कंपाइलर के थ्रू मिला है मुझे, हो सकता है कहीं पे आईएनटी मिला हो, कहीं पे इंटीजर पूरा मिला हो, या फिर कहीं पे नंबर मिला हो, कहीं पे वैर मिला हो। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमको ये मिलता है। तो मुझे ये पता करना होगा कि मेरा एक्चुअल कीवर्ड कौन कौन सा है जिसको कि हम यूज करेंगे, तो मेरा कंपाइलर समझ जाएगा कि हम क्या इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं या क्या बात करना चाह रहे हैं हम कंपाइलर से। तो डेफिनेटली कीवर्ड्स पता होना चाहिए। तो कीवर्ड्स पता आपको एक सेट ऑफ पूरा लिस्ट आता है, जिस भी लैंग्वेज को पढ़ेंगे ना उस लैंग्वेज का पूरा कीवर्ड्स का लिस्ट आएगा कि कौन कौन सा बेसिक कीवर्ड्स है जो आपको जानना होता है। तो यहाँ पर भी करीबन 41 42 कीवर्ड्स है बेसिक में, और एडवांस में जाने पे और भी कीवर्ड्स मिल जाएगा। बस बेसिक सी शार्प अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो 41 42 ऐसे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, पूरा लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारा कुछ आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा कीवर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो इंटीजर एक डाटा टाइप का कीवर्ड्स हो गया। अगर हमको फ्लोट करना है तो फ्लोट टाइप का मिलेगा। अगर हमको कैर करना है तो कैर टाइप का मिलेगा। और यहाँ पे अगर सी सात में देखें ना, तो कैरेक्टर एक नहीं मल्टीपल कैरेक्टर या अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस मुझे स्टोर करना है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग भी मिलेगा। तो स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा और भी मिलेगा, जैसे अगर कंडीशन लिख रहे हैं तो इफ कीवर्ड मिल गया, स्विच मिल गया। लूपिंग चलाएंगे तो फॉर मिल गया। तो ये सब कीवर्ड्स है। वाइल मिलेगा। तो लूपिंग के लिए ये सारे कीवर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स मैंने आपके सामने लिख दिया, 6 7 तो मैंने ही लिख दिया यहाँ पे। इस तरह से मिलाकर आपको 40 42 ऐसे करीबन कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तीसरा, अब हमको कीवर्ड्स अगर पता चल गया, तो कीवर्ड्स के साथ साथ मुझे मैंने यहाँ पे कुछ डाटा टाइप्स भी लिख दिया है। तो डाटा टाइप्स हमको पता होना चाहिए कि कितने सारे डाटा टाइप्स मेरे इस लैंग्वेज में सपोर्ट होता है। तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे इंटीजर सपोर्ट होगा, फ्लोट सपोर्ट होगा, देन कैर सपोर्ट होगा, देन डेफिनेटली अभी मैंने बताया स्ट्रिंग सपोर्ट होगा। तो ये सब मेरे को डाटा टाइप मिला है। कुछ प्राइमरी डाटा टाइप है और कुछ सेकेंडरी डाटा टाइप है। तो प्राइमरी डाटा टाइप मिले या सेकेंडरी डाटा टाइप मिले, मुझे ये सारे डाटा टाइप्स के रूप में मिलेंगे, जिसके थ्रू हम एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। और वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हम उसमें डाटा स्टोर करेंगे, डाटा प्रिजर्व कर पाएंगे थोड़े समय के लिए, मेमोरी में ये डाटा स्टोर करेगा। तो जब तक आपका प्रोग्राम रन करेगा, या स्कोप ऑफ वेरिएबल जो होगा, स्कोप ऑफ वेरिएबल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल जो होगा उसके अकॉर्डिंगली ये उतने समय के लिए आपके डाटा को स्टोर कर सकता है, जिस भी टाइप का आप यूज करोगे। तो अब तीन कंपोनेंट आपको पता चल गया, ये तीनों बेसिक है। ये तीन बेसिक है। इसके बाद आपका लॉजिकल ऑपरेशंस जो आपके हिसाब से होना चाहिए, जो आपको करना है अपने प्रोग्राम में, अब आपको क्या करना है ये आप समझ पाओगे कि हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, हमको वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद डिसीजन लेना है नहीं लेना है, जो कि आगे सारे कंपोनेंट्स में आ रहे हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स है ये सब। तो अगर मुझे पता चल गया लाइब्रेरी क्या है, मुझे पता चल गया कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, अब मुझे पता चल गया कि डाटा टाइप कौन कौन से हैं, नाउ वी स्टार्ट डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। तो 4 में आता है वेरिएबल्स डिक्लेयर करिए भाई, कि वेरिएबल्स क्या है, किस किस नाम से आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और वो किस टाइप के डाटा को स्टोर करेगा। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए अब यहाँ पे अगर आप डाटा टाइप ले रहे हो, जो कि कीवर्ड्स के रूप में आपको मिलेगा, तो डाटा टाइप लेने के बाद आपको क्या करना है, डाटा टाइप लेने के बाद उसको एक वेरिएबल का नाम भी देना पड़ेगा, जो कि आप बिल्कुल यूजर डिफाइंड वेरिएबल बोल सकते हैं। और वो नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिक हो। और कुछ कंडीशंस भी होते हैं जो कि आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस कंडीशंस को या क्या क्या रूल्स है वेरिएबल डिफाइन करने का। वो रूल्स आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो कोशिश करते हैं कि एक यूनिक नाम ले। और यूनिक नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे कीवर्ड्स है। अगर कीवर्ड्स जैसे कोई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर देंगे, तो यहाँ पे कोलाइड होना स्टार्ट होगा।
तो हम कोशिश करेंगे कि वैसा वर्ड यूज ना करें जो सिस्टम रिजर्व वर्ड है। कीवर्ड्स क्या बोल सकते हैं, सिस्टम रिजर्व वर्ड है, मतलब सिस्टम ने रिजर्व करके रखा है और ये वर्ड का एक पर्टिकुलर मतलब है। तो हम कुछ ऐसा यूज करें वेरिएबल का नाम जो कि जनरली सिस्टम यूज नहीं करता है। तो हम कुछ यूनिकनेस रखें अपने वेरिएबल के नाम में, और कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है कि हम फर्स्ट लेटर, फर्स्ट कैरेक्टर ही होना चाहिए या नंबर होना चाहिए, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जनरल वेरिएबल्स जो है, कुछ स्पेशल वेरिएबल स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू भी स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह का कुछ कुछ रूल्स भी है। डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से रूल्स हैं, तो ये रूल्स आपको देखना पड़ेगा। तो अगर हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और सपोज मुझे एक नंबर टाइप के वैल्यू को स्टोर करना है, तो नंबर टाइप के वैल्यू को स्टोर करने के लिए डेफिनेटली इंट वैल्यूबल डाटा टाइप होगा, क्योंकि इंट एक नंबर टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकता है। और हाँ, सारे डाटा टाइप का अपना एक रेंज है, और वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वैरी भी कर सकता है। तो आपको देखना होगा कि आपको कितना बड़ा नंबर स्टोर करना है, अकॉर्डिंगली आपको डाटा टाइप सेलेक्ट करना होगा। तो अगर हमको बहुत छोटा सा नंबर स्टोर करना है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं INT, और वेरिएबल का नाम दे सकते हैं ए। एक ए बहुत एक कन्वीनियंस सीखने के लिए, जस्ट एडुकेशन पर्पस में हम लोग यूज करते हैं। अदरवाइज एक पर्टिकुलर नाम देते हैं वेरिएबल का, जिस पर्टिकुलर टास्क या जिस टाइप के वैल्यू को हम स्टोर करना चाहते हैं। तो अगर हम एकदम प्रोफेशनली करें, तो अगर हम सपोज स्टूडेंट का आईडी स्टोर करना चाहते हैं, तो या स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना चाहते हैं, तो वो वेरिएबल कुछ ऐसा होगा, स्टूडेंट रोल, जो कि इंटीजर टाइप का है। अगर स्टूडेंट रोल नंबर जैसे आपको मिला होता है एग्जाम रोल नंबर, उसमें बीच में कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो हम यहाँ पे डाटा टाइप क्या रखेंगे, डाटा टाइप रखेंगे स्ट्रिंग, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशंस का आपका वेरिएबल है। बट अगर सिंपली हम नंबर टाइप का रखना चाहते हैं और वो नंबर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं करने का मतलब एक रेंज है, 5 नंबर से ज़्यादा नहीं है, तो फिर ठीक है, रख सकते हैं हम लोग। उसका भी इंटीजर वेरिएबल का रेंज आता है। तो अगर हम इस तरह से एक वेरिएबल डिक्लेयर किए जिसमें कि फर्स्ट हम डाटा टाइप लिख रहे हैं, सेकेंड जो है ये एक वेरिएबल का नाम है, कि इस नाम से एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, सिस्टम को बताया कि इस नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो मेरे लिए, और इसमें अगर कोई डाटा स्टोर करना है तो इक्वल्स टू, एंड सपोज मैंने 5 डाला, और ये सेमी कोलोन जनरली मैक्सिमम कंपाइलर सपोर्ट करता है एक लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा इंटीजर फॉर्मेट का वेरिएबल डिक्लेयर करा, जिसका नाम है स्टूडेंट रोल, और उसमें वैल्यू है 5। तो अगर मैं कहीं भी स्टूडेंट रोल को कॉल करूंगा, तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है। अगर मैं स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं, तो स्ट्रिंग, और सपोज स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। और ये चूंकि स्ट्रिंग टाइप का है, तो डबल कोट्स के अंदर इसका वैल्यू स्टोर होगा, नंबर में हम कोट्स नहीं लगाते हैं। और अगर डाटा टाइप स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है, कैरेक्टर में सिंगल कोट्स लगेगा, और अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में हम वैल्यू को रखेंगे। और जो भी वैल्यू आपको रखना है, वो इस तरह से आप पूरा का पूरा वैल्यू रख सकते हो, जबकि कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर स्टोर होगा। और स्ट्रिंग रखे हैं, तो स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, स्ट्रिंग में ये मल्टीपल कैरेक्टर्स या अल्फा न्यूमेरिक सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस भी स्टोर कर सकता है। तो ये है वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका। तो अगर वेरिएबल डिफाइन करने आपको आ गया, तो अब आप बेसिक प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब ये थोड़ा अलग हो सकता है कि किसी लैंग्वेज में, अगर किसी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि डाटा टाइप बाद में लिखें और वेरिएबल का नाम पहले लिखें। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें डाटा टाइप पहले लिखेंगे और वेरिएबल का नाम बाद में लिखेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन लैंग्वेज ये थोड़ा सा सिंटेक्स प्रॉब्लम हो सकता है, सिंटेक्स आपको देख लेना होगा, एक बार सिंटेक्स देखने की जरूरत है। उसके बाद जैसा होगा सेम तरीके से हम काम करेंगे। तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करना सीख लिया। अब अगर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, सपोज एक और वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, और यहाँ पे इंट एज करके करते हैं, और एज पे मैंने डाल दिया 18। ठीक है, तो ये वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। अब मुझे इस वेरिएबल पे सर्टेन कंडीशंस लेना है, डिसीजंस लेना है।
तो डिसीजंस के लिए आपको आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे डिसीजंस मेकिंग हमको सीखना होगा। और डिसीजन मेकिंग का सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि कंपेयर वैल्यूज, वैल्यू को कंपेयर करिए। और जैसे आपने मैथ पढ़ा होगा, मैथ में बहुत सारा आपका ऑपरेटर्स मिलता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लाइक दैट। आप यहाँ पे कंपेयर कर लो कि भाई मुझे इक्वल्स टू चाहिए, नॉट इक्वल्स टू चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, लेस देन चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए, लाइक दैट। आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ कंपैरिजन है जो आप जनरल जनरल लॉजिक में भी इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी सेम है। अगर मुझे सपोज यहाँ पे डिसीजन लेना है, डिसीजन स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, डिसीजन में कंडीशन और स्विच आता है। तो कंडीशनल में हम इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ अगेन कीवर्ड आ रहा है। इफ अगर हमको सपोज इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 चाहिए, अगर ये है तो मुझे क्या चाहिए कि इसको हम मैसेज एक दिखा सकते हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर बोथ, ऐसे करके आप दे सकते हो। एल्स, क्योंकि कंडीशन है और पहला कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ये आएगा, और अगर फॉल्स हो रहा है तो फॉल्स वाला जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो ये एक मैंने डिसीजन लिया जो कि हम लोग डेली लाइफ में, डेली रूटीन्स में डेली हम लोग लेते हैं, किसी ना किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, किसी ना किसी टॉपिक पे, किसी ना किसी लाइफ गोइंग एक्टिविटीज पे कंडीशंस आते हैं मेरे पास कि मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। तो अगर हम ट्रू कंडीशन में जाते हैं तो जो भी हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है वो काम करते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी है। ये अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाला पार्ट पहले लिखते हैं, फॉल्स है तो इल्स करके फॉल्स वाला पार्ट लिखते हैं। ठीक है। और इस तरह से अगर मल्टीपल कंडीशंस है एक ही वेरिएबल पे तो इल्स इफ, इल्स इफ, इल्स इफ ऐसे करके चलता है, या फिर नेस्टेड इफ भी चलते हैं। तो वो बहुत और भी कंसेप्ट है इसके साथ, लेकिन बेसिक में हम इस तरह से कंडीशंस लिख सकते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपको इस तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि भाई अगर हमको कंडीशन लगाना है तो क्या है कंडीशन, और कंडीशन के ट्रू पार्ट में क्या होना है, और इसके फॉल्स पार्ट में क्या होना है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो क्या करना चाहिए, फॉल्स होता है तो क्या करना चाहिए, लाइक दैट। तो ये आपका डिसीजन मेकिंग में ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। दूसरा आपका आता है स्विचिंग। स्विचिंग का मतलब है, स्विच स्टेटमेंट इसको भी बोलते हैं। तो स्विच का मतलब है कि वेरिएबल एक होगा लेकिन वैल्यू मेरा जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अभी मेरा वेरिएबल एक है और वैल्यू भी एक ही है, बट इन केस हम सपोज एक वेरिएबल रखते हैं वीकडे, वीकडेज रखें, वीकडेज, और वीकडेज में हम रखे 2। तो एक वेरिएबल जो है ना वीकडेज, ये वीकडेज स्टार्ट होता है 1 से खत्म होता है 7 पे, तो एक ही वेरिएबल पे 7 वैल्यू हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड या अकॉर्डिंग टू द एंट्री ऑफ यूजर हम उसको डे ऑफ दैट डे नंबर बता सकते हैं। तो सपोज हमको ये कंडीशंस लगाते हैं तो ये कंडीशंस के साथ भी कर सकते हैं हम, नो डाउट, लेकिन उसके लिए बेटर अप्रोच होगा स्विच। हम स्विच लगा दें। तो स्विच लगाने से क्या होगा कि हम बता देंगे स्विच, और स्विच के साथ चलता है केस। तो केस अगर 1 है, किसका, वीकडेज का, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, संडे। अगर केस 2 है तो यहाँ इफ एल्स हमको नहीं करना पड़ेगा, ये आसान सा तरीका होता है। और जब स्विचिंग लगाते हैं ना तो स्विचिंग में मेरा नंबर और कैरेक्टर पे स्विचिंग काम करता है, स्ट्रिंग पे काम नहीं करता है जनरली। तो वीकडेज में जो भी वैल्यू होगा अकॉर्डिंगली ये मुझे बता देगा। अगर 2 है तो मैंने लिख दिया मंडे, अगर 3 है, लाइक दैट। तो ये बहुत आसान सा तरीका है लिखने का। अब मेरे पास 7 स्विच हो सकता है, और अगर मैंने मंथ ले लिया तो 12 हो सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारा कंडीशन। ये तो डेली यूसेज का कंडीशंस है जो कि आप प्रोग्रामिंग में लगा सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। तो 3 है तो ट्यूसडे,
तो इस तरह से मैंने 7 का 12 का कंडीशन आपको दिखा दिया कि वीकडेज है तो 7 कंडीशंस हो सकते हैं, और अगर मंथ है तो 12 कंडीशंस हो सकते हैं। तो यूजर क्या इनपुट करता है, उसकी जगह पे मुझे क्या दिखाना चाहिए, वो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। तो ये स्विचिंग है, तो स्विच कर जाएगा, और जैसे मैंने वीकडेज 2 डाल रखा है तो डेफिनेटली ये मंडे दिखाएगा। अगर वैल्यू मैं इसका चेंज कर दूं, 5 कर दूं, तो 5 के हिसाब से ये क्या दिखाना चाहिए, ये दिखाना चाहिए थ्रस्ट, तो थर्सडे दिखाएगा। तो इस तरह से आपको लिखकर पूरा कंडीशंस रखना होता है। तो ये मेरा डिसीजन स्टेटमेंट है, डिसीजन मेकिंग हो गया। चाहे तो हम इफिल से कर लें या फिर स्विच से कर लें, जो मेरे लिए फेवरेबल होगा या जो मेरे लिए सही होगा। अब आपको सही सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास दो कंडीशन है, मैंने दोनों कंडीशंस आपको बताया। अगर मुझे एक ही वैल्यू पे डिसीजन लेना है या इससे रिलेटेड वैल्यू पे डिसीजन लेना है, तो मेरा इफ के साथ हम ले सकते हैं। और अगर इस तरह से मेरे पास है तो हम स्विच पे जा सकते हैं। तो ये मेरा डिसीजन हो गया। अब डिसीजन समझ में आ गया। तो डिसीजन के बाद क्या होता है कि डिसीजन के बाद अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए लूपिंग, क्योंकि मेरे को बहुत सारा टास्क जो है वो मुझे कंटिन्यूअसली करना है, बट एक के इंक्रीज पे या दो के इंक्रीज पे या कुछ ऐसा सर्टेन इंक्रीमेंट वैल्यू के साथ मुझे करना है, बट एक ही टाइप से करना है। तो यहाँ पे लूप चलना है। लूप मतलब रिपीटेड टास्क करना है। रिपीटेड टास्क का मतलब ही है कि आप सेम काम को मल्टीपल टाइम्स करना चाहते हो। तो सेम टास्क को मल्टीपल टाइम्स करने के लिए हम मल्टीपल टाइम्स कोड नहीं लिखते। सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे लूपिंग का कंसेप्ट है। हम लूप का कंसेप्ट यूज करके उस लूप को मिनिमम से मैक्सिमम कंडीशन पे चला देते हैं। तो मिनिमम कंडीशन मेरा 1 होगा, मैक्सिमम आप जो कर सकते हो, मिनिमम 0 भी हो सकता है, मैक्सिमम आपका आपके अकॉर्डिंग 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है। तो सपोज मुझे एक 2 का टेबल जनरेट करना है, या सपोज मुझे काउंटिंग जनरेट करना है 1 to 100। तो 1 to 100 में हम क्या लिखेंगे, ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। 1 to 100 अगर हमको जनरेट करना है तो 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, इस तरह से तो व्हाट लग जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लिखना, एक स्टेटमेंट लिखना है, मतलब एक ही बार कोड लिखना है, और मेरा ये टास्क मेरे लिए कर दे। तो यहाँ पे जो इजीएस्ट वे है वो है फोर लूप। तो फोर लूप में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आई, और इसको 1 से स्टार्ट करेंगे। कंडीशन क्या देंगे, कितना तक चलना चाहिए, तो मेरा 100 तक चलना चाहिए। और इसका इंक्रीमेंट पार्ट होता है, इंक्रीमेंट पार्ट ऐसे हम लोग देते हैं। तो ये क्या हुआ, एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, इनिशियलाइज किए 1, मतलब मिनिमम वैल्यू 1, 1 से स्टार्ट करेगा। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 100 जाना चाहिए, मतलब 100 तक प्रिंट करेगा, मतलब 1 से 100 तक हमको वैल्यू चाहिए। और ये 1 i++ किए, मतलब 1 से इंक्रीमेंट करेगा। अगर हमको 2 से करना है तो i+2 करना पड़ेगा, तो 2 से इंक्रीमेंट करेगा, जो कि 2 का टेबल बन सकता है आपके लिए। तो इस तरह से अगर हम कर दिए और यहाँ पे बोल दिए कि प्रिंट कर दो किसको, आई, तो ये क्या करेगा, ये ये 2 लाइन का कोड मेरे को 100 टाइम्स रिपीटेड टास्क करके, 100 टाइम्स करके, और ये 100 प्रिंट करेगा, 1 से 100 कर सकता है। अगर इसी तरह से 1000 करना है तो 1000 टाइम्स कर सकते हैं, लाख करना है तो लाख टाइम्स कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 लाइन का कोड के थ्रू हम रिपीटेड टास्क करवा सकते हैं। तो ये रिपीटेशन यानी लूपिंग का ये मेरा कंसेप्ट है। और रिपीटेड टास्क अगर हमको कहीं भी करना है तो हम क्या करेंगे, लूप लगा देंगे। तो लूप में और भी सपोर्टेड लूप है, जैसे फोर लूप है, वाइल है, इसके बाद डू वाइल है। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में अलग अलग मिलेगा। फॉर ईच है। तो ये कुछ लूप्स का मैंने नाम लिखा है। इस तरह से आपको बहुत सारे लूप्स मिलेंगे डिफरेंट लैंग्वेज में। ये कम ज़्यादा हो सकता है। फॉर वाइल ये तो सारे लैंग्वेज में मिलेगा। फॉर एच सारे लैंग्वेज में मिले ना मिले, कोई जरूरी नहीं है कि सारे लैंग्वेज में फॉर एच लूप मिलेगा। बट फॉर और वाइल, डू वाइल, ये सारे लैंग्वेज में आपको मिलेगा ऑलमोस्ट। तो ये लूपिंग का कंसेप्ट है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं रिपीटेड टास्क। अब रिपीटेड टास्क से आ गया मॉड्यूलर पे।
मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हमको करना है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कि रिपीटेड नहीं करके हमको मल्टीपल प्लेसेस पे सेम टास्क करना है। मल्टीपल प्लेसेस पे सेम टास्क करना है। सपोज आई वांट टू ऐड टू नंबर्स एट 5 प्लेसेस। 5 जगह पे मुझे 2 ही नंबर का ऐड करना है, एडिशन का। तो व्हाई डोंट वी डिक्लेयर वन फंक्शन? यहाँ पे फंक्शन का कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो क्यों ना हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर ले 2 नंबर का ऐड करने का, और ये 5 जगहों पे उसको यूज करना है, तो हम पांचों जगह पे सेम फंक्शन को यूज कर ले। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में फंक्शन एक बेहतरीन यूटिलिटी है जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगा। तो फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, और फंक्शन का नाम सपोज ऐड रख लिए। ये सपोज ऐड फंक्शन है, तो ऐड फंक्शन को हम मल्टीपल प्लेसेस, मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, जितने भी जगह पे मुझे जरूरत है, मैं जस्ट फंक्शन को कॉल करूंगा, और जो भी फंक्शन में रूटीन लिखा हुआ है, सब रूटीन लिखा हुआ है, वो सब रूटीन वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस सब रूटीन में हो सकता है 2 नंबर का एडिशन हो, या फिर मुझे सपोज ये प्रिंट करना है, 1 से 100 ही प्रिंट करना है, और मुझे 5 जगहों पे प्रिंट करना है। तो 5 बार मैं ये कोड क्यों लिखूं? मैं क्यों ना एक फंक्शन बनाऊं और इस फंक्शन के अंदर ये कोड को डाल दूं, और जहां भी मुझे 1 to 100 प्रिंट करना है, इस फंक्शन का नाम जो भी मैंने रखा है, सपोज प्रिंट 100 ऐसे करके फंक्शन का नाम रखा है। सपोज ये काम के लिए मैंने क्या लिखा है, प्रिंट 100, ऐसे मैंने फंक्शन का नाम लिख रखा है, और इस फंक्शन में मेरा ये 2 लाइन का कोड है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे ही मैं प्रिंट 100 को कॉल करूंगा, तो ये क्या करेगा, 100 टाइम्स प्रिंट कर देगा। तो मुझे मेरे मेरे पूरे प्रोजेक्ट में हो सकता है कि मेरे को 10 प्लेसेस पे, 10 डिफरेंट प्लेसेस पे, या 10 डिफरेंट पेजेस पे मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है। तो मैं 10 बार क्यों कोड लिखूंगा? मैंने सिंपल एक जगह पे कोड लिख दिया। चूंकि ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, और ये एक छोटा सा सब रूटीन्स मैंने बना दिया। अब ये जहां भी मुझे 10 पेजेस पे, यानी जिस भी 10 पेजेस पे मुझे इस काम को करना है, उस जगह पे मैं क्या करूंगा, सिंपल प्रिंट 100 फंक्शन को कॉल करूंगा। ये मेरा ये दोनों लाइन का कोड जो भी है, ये एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। वो आप 10 जगह से करो, आप 20 जगह से करो, 50 जगह से करो, डजेंट मैटर। तो मेरा कोड रीयूजेबल भी हो गया। यहाँ पे रीयूजेबिलिटी भी आ जाता है, क्योंकि मुझे बार बार अगर इतना कोड लिखना पड़े हर जगह पे, तो फिर प्रोग्रामिंग करने का क्या फायदा? तो मैं नॉर्मली काम कर ही रहा था। प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आपका काम बहुत आसानी से हो जाए, और इफिशिएंट वे में हो जाए, ऑप्टिमाइज वे में हो जाए। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे ये फीचर्स यूज करना चाहिए। तो फंक्शन डिक्लेयर करिए, फंक्शन डिक्लेयर करके आप जितने जगह पे उस फंक्शन को कॉल करना है करते जाइए, आपका काम होता जाएगा। तो ये बेसिक 7 कंसेप्ट है। अगर ये 7 कंसेप्ट समझ में आ गया, तो समझो प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है। इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सिंटेक्स डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि हर कंपनी डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा तो डिफरेंस रखेगी ना। सेम तरीके से तो कोई नहीं डिक्लेयर करने देगा आपको। बहुत सारे सिंटेक्स लेकिन सेम ही मिलेगा, चाहे वो जितनी भी कंपनी बनाई हो, डिफरेंट तरीके से बनाई हो, लेकिन बहुत सारा सिंटेक्स फिर भी सेम मिलेगा। लेकिन कंपनी कुछ ना कुछ सिंटेक्स में चेंज करती है जनरली, तो जो बेसिक सिंटेक्स है उसमें चेंज करेगी। करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे कंसेप्ट क्लियर है, तो सिंटेक्स लिख लेंगे। सिंटेक्स लिखने में कौन सा बड़ा चीज है? सिंटेक्स तो 2 दिन में सीख जाएंगे, 4 दिन में सीख जाएंगे। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तब। हर लैंग्वेज में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। कंसेप्ट इतना ही होता है, और दुनिया में जो भी लैंग्वेज पढ़ोगे, इतना ही कंसेप्ट पे वो लैंग्वेज चल रहा होगा। थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही है। तो बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो प्रोग्रामिंग क्लियर है। लैंग्वेज जो भी मिल जाए, सिंटेक्स जो भी मिल जाए, हम कोड कर सकते हैं।